वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, संस्कृति की विशेषता। कल मैंने आपको ये विशेषता बताते हुए संस्कृति की कुछ विशेषताएं बताई थी, जिसमें मैंने आपको कहा था संस्कृति सीखी जाती है, इट इज़ लर्नड। संस्कृति हस्तांतरित होती है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। संस्कृति प्रत्येक समाज में एक विशेष प्रकार की होती है। कल्चर इज़ डिस्टिंक्टिव इन एवरी सेपरेट सोसाइटी। संस्कृति कल्चर हैज़ द सोशल क्वालिटी। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। और लास्टली मैं आपको बता रही थी कि संस्कृति जो है हर एक समाज की अपनी संस्कृति आदर्श होती है। कल्चर इज़ आइडियल फॉर एवरी ग्रुप। आज हम बात करते हैं संस्कृति जो है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। क्या करती है ये? मानव की पूर्ति करती है। कल्चर सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स या ह्यूमन नीड्स। मानव समाज में संस्कृति के कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। वह मानव की प्राणी शास्त्रीय तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाती हैं। किसी संस्कृति या सांस्कृतिक तत्व अथवा प्रतिमान की निरंतरता इस बात पर निर्भर होती है कि उसमें शारीरिक अथवा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है या नहीं। जिस प्रकार व्यक्तिगत आदत, हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल जो हैबिट है बनी रहती है, जब उसे व्यक्ति को सचेत या असचेत इच्छा या प्रेरणा जो है की तृप्ति या पूर्ति होती है, उसी प्रकार संस्कृति की सामूहिक आदतें भी समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का गुण होता है। संपूर्ण संस्कृति तब की समाप्ति हो सकती हो यदि वह निरंतर अपने समाज के सदस्य की महत्वपूर्ण शारीरिक, सामाजिक, मानसिक सभी आवश्यकताओं की, अगर वो व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी करने में असफल रहता है तो वह संस्कृति जो है एक तरह से समाप्त हो जाती है। या हम ये कहें वास्तव में एक संस्कृति के अंतर्गत अनेक और उपभाग होते हैं जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को संगठित करते हैं। यदि उनमें एक प्रत्येक भाग का एक विशिष्ट स्वरूप होता है, जैसे एक नाव या एक बर्तन, एक मूर्ति या एक प्रथा का एक स्वरूप होता है, उनमें से प्रत्येक का संपूर्ण जीवन विधि में या सामाजिक जीवन में कोई ना कोई कार्य होता है। वे व्यर्थ में ही नहीं बने रहते हैं। वह इन समस्त भागों या उपभागों में जो पारस्परिक संबंध का प्रभाव होता है, उन्हें संपूर्ण योग से ही संस्कृति के ढांचे का निर्माण होता है। और इन्हीं प्रत्येक भाग की संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में जो योगदान होता है, उसे उस भाग का कार्य, फंक्शन कहते हैं, जो उसके स्वरूप से पृथक होता है। जिस प्रकार नाव, जिसका स्वरूप नाप और चित्रों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, कुछ कार्यों को भी करती है, जैसे यातायात के साधन के रूप में या मछली पकड़ने में सहायक के रूप में, उसी प्रकार बाहरी तौर पे एक संस्कृति की एक प्रथा प्रत्येक स्पेशली हमारे विशिष्ट समाज के लिए अर्थहीन और अनोखी प्रतीत होती है। परंतु यदि संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे के संदर्भ में उस प्रथा कार्यों की हम सावधानी से विवेचना करें, तो उस प्रथा का वैज्ञानिक अर्थ होता है वह अनोखी या बेतुकी प्रथा न रहकर सामाजिक तौर पर एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाली होती है। संस्कृति के अंतर्गत प्रत्येक इकाइयाँ का एक विशिष्ट महत्व व कार्य होता है, जो संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने का
कार्य करती है। बिना संपूर्ण एग्जिस्टेंस के असंभव है और संपूर्ण के बिना प्रत्येक अर्थहीन है। जिस प्रकार शरीर के जो है अंग संपूर्ण शरीर को जीवित रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसी प्रकार जो है प्रत्येक प्रथा या प्रत्येक संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की जीवन विधि को कायम करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए A.R. रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की ने जो है संस्कृति के अध्ययन में प्रकार्यवादी मतलब फंक्शनलिस्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कल्चर पर जो है इम्पोर्टेंस या हम ये कहें बल दिया। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे संस्कृति की अनुकूलन करने का गुण। कल्चर हैज़ अडेप्टिव क्वालिटी। संस्कृति में अनुकूलन करने का गुण होता है। अगर हम देखें तो संस्कृति जड़ और स्थिर जो संस्कृति होते हैं उसके दो पहलू होते हैं, पहला जड़ और दूसरा गतिशीलता। तो अगर हम देखें तो जो एक का प्रभाव दूसरे पर और दूसरे का प्रभाव पहले पर पड़ता है। गतिशीलता समय समय पर संस्कृति में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अनुकूलता या हम कहें बाहरी शक्तियों से रहता है। अगर ये इसमें गतिशीलता ना हो तो जो है संस्कृति अडेप्ट नहीं, हम जो है समय के साथ चेंज नहीं कर पाए या हमारी संस्कृति में परिवर्तन का गुण नहीं हो तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी और हम जो है समाज के क्रियाशील सदस्य बनने में कहीं ना कहीं हमें बाधा उत्पन्न होगी। संस्कृति का भौगोलिक पर्यावरण के अनुकूल विशेष रूप से उल्लेखनीय महत्वपूर्ण है। एक जंगल में रहने वाला समुदाय अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था और का अनुकूलन जंगल की परिस्थितियों से करता है। या जैसे हम टुंडा निवासी की बात करें तो संस्कृति वहाँ के बर्फीले पर्यावरण, जो वहाँ का वातावरण जो होता है वह बर्फीला वातावरण होता है, उसके अनुकूलन में जो है उससे एसिमिलेट कर लेते हैं या हम कहते हैं अडेप्ट कर लेते हैं। परंतु इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि भौगोलिक पर्यावरण संस्कृति को निश्चित करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि भौगोलिक पर्यावरण सांस्कृतिक विकास की कुछ सीमाओं को निश्चित करता है, जिससे भौगोलिक पर्यावरण सांस्कृतिक विकास की कुछ सीमाएं को निश्चित करता है, जिससे आगे एक निश्चित सांस्कृतिक स्तर के लोग नहीं जा सकते हैं। बर्फ के ढके हुए जो बर्फ से ढक रहा है टुंडा, जो दोज हु आर स्पेशली लिविंग इन पोलर रीजन्स जो है वे अत्यधिक प्रतिकूल पर्यावरण में अमेरिका जैसी संस्कृति का विकास संभव नहीं है। भौगोलिक पर्यावरण उन कच्चे मालों को प्रदान करता है जिनसे संस्कृति का निर्माण कार्य में सहायता मिलती है। परंतु इस संबंध में ये हम ध्यान रखें कि मनुष्य स्वयं अपनी संस्कृति का निर्माता है। भौगोलिक पर्यावरण का उस कार्य या उसका निर्माण कार्य में आवश्यक कच्चे माल को प्रदान करता है, परंतु उसे बनाना अपने तरीके से है। झोपड़ी बनेगी या महल, ये बनाना मनुष्य के हाथ में होता है। भौगोलिक पर्यावरण के हाथ में एक कठपुतली मात्र नहीं है, वह जैसा वो चाहे वैसा हम करें, क्योंकि ये मानव पर्यावरण का मानव निर्मित, नो डाउट पर्यावरण का मतलब आपका उस पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही पर्यावरण का, मगर ये नहीं है कि पर्यावरण डिसाइड करेगी कि किस तरह से होना चाहिए और किस तरह का नहीं। मनुष्य ही जो है वह तय करता है, क्योंकि यह पर्यावरण का वह भाग है जो मानव निर्मित है, नेचुरली नहीं बना है, इसे मनुष्य ने बनाया है। इसलिए इसमें जो है एडेप्टिविटी या हम ये कहें अनुकूलनता या अनुशीलता जो है वह होती है। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर संस्कृति में संतुलन तथा संगठन होता है।
संस्कृति में संतुलन तथा संगठन होता है। कल्चर हैज़ इंटीग्रेटिव क्वालिटी। संस्कृति एक अखंड अवस्था नहीं है। संस्कृति के अंतर्गत अनेक खंड या इकाइयाँ होती है, परंतु ये सब आकस्मिक और अव्यवस्थित नहीं होती है। संस्कृति में इन खंडों और इकाइयों को परस्पर संबंध और अंतर्निर्भरता होती है, जिसके कारण संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ बिल्कुल पृथक होकर कार्य नहीं करती हैं। जनरली ये देखा गया होता है कि वे एक दूसरी इकाइयों के साथ मिलकर कार्य करती है। इस संबंध में दूसरी बात यह भी है कि इन इकाइयों का अस्तित्व शून्य नहीं होता है। ये संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे के अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से गुथी हुई होती है या समृद्ध होती है। इस ढांचे के अंतर्गत प्रत्येक इकाइयों की एक निश्चित स्थिति या कार्य होता है। इन सब का परिणाम यह होता है कि संस्कृति के संपूर्ण ढांचे में संतुलन या संगठन होता है। जैसे कि संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर आधारित होती है। इन्हीं कारण से संस्कृति के एक भाग पर यदि कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित ही कुछ न कुछ प्रभाव दूसरे भागों पे भी उसका पड़ता है। जैसे कि मैंने अगर आपको ऑगबर्न के बारे में, ऑगबर्न एंड निपकॉम्प ने जो कल्चरल लैग की थ्योरी दी है, तो उन्होंने बताया कि किस तरह संस्कृति के एक भाग और दूसरे भाग में परिवर्तन दोनों में होता है, मटेरियल और नॉन मटेरियल, और दोनों के बीच में जो है मध्य खाई हो जाती है। तो इसका मतलब एक का प्रभाव, हालांकि गति जरूर उनकी अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, बट एक भाग पे अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो निश्चित ही उसका प्रभाव दूसरे भागों पर भी पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी होती है। संस्कृति जो कैसी होती है, वह अधिवैयक्तिक तथा अधि मतलब सुपर सावयव। कल्चर इज बोथ सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक। सुपर मीन्स, अधि मीन्स विच इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ अ सिंगल पर्सन। संस्कृति की एक अन्य प्रमुख विशेषता इंपॉर्टेंट है, यह है कि अधिवैयक्तिक और अधिसावयव दोनों ही हैं। इन दोनों विशेषताओं की विवेचना को अगर हम देखें तो व्यक्ति संस्कृति का बाह्य, जो संस्कृति जो है वो व्यक्ति से बाह्य है, व्यक्ति के हाथ में नहीं है। और इन व्यक्तियों को निकालकर किसी भी संस्कृति का अस्तित्व की चिंता करना मूर्खता है। फिर भी संस्कृति किसी विशेष व्यक्ति की रचना नहीं है। यह सोचना गलत होगा किसी एक सिंगल आदमी ने बनाया है। जो कुछ भी है एक मानव प्राणी या व्यक्ति विशेष अपने अधिकार में रख सकता है या अपने काम में लगा सकता है। कोई भी संस्कृति उससे कहीं अधिक होती है। एनी कल्चर इज मच मोर देन एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। मतलब ऐसा नहीं है कोई अकेला व्यक्ति उसको ग्रास्प कर ले, उसको मैनिपुलेट कर ले, अपनी इच्छा अनुसार उसको कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। संस्कृति की स्थिरता या निरंतरता किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं होती है, क्योंकि संस्कृति व्यक्ति का व्यवहार नहीं, यह समूह व्यवहारों की समग्रता है, क्योंकि इट इज़ द बिहेवियर और द हैबिट ऑफ अ ग्रुप। इसलिए ये सुपर इंडिविजुअल है ना। परंतु समूह आदतों और व्यवहार विधियों की निरंतरता इस प्रकार समाप्त नहीं होती तो वह असंख्यक व्यक्तियों की अंतःक्रिया और विचारों को आदान प्रदान के मध्य से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। संस्कृति की रचना निरंतरता दोनों ही व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है, इसलिए इसको सुपर इंडिविजुअल कहा गया है। एक आविष्कार या एक विशेष व्यक्ति द्वारा कोई आविष्कार जो होता है वह नो डाउट, या हम ये कहें कि
डेफिनेटली जो है संस्कृति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक संस्कृति इकाई का अपना एक इतिहास होता है जो किसी एक व्यक्ति से सदैव परे होता है। संस्कृति सामाजिक आविष्कारों का फल है, परंतु ये आविष्कार किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं होती है। इस प्रकार सभी आविष्कारों का एक सांस्कृतिक आधार होता है। जैसे कि विले कहते हैं कि एक आविष्कार एक व्यक्ति विशेष के द्वारा होता है, फिर भी इस दिशा में आविष्कार के लिए कोई भी कदम उठाना तब तक शायद संभव नहीं है जब तक कि उसके लिए आवश्यक आधार या उनसे पहले लोगों के द्वारा प्रस्तुत न किया गया हो, चाहे वह आविष्कार कितना ही क्षमता संपन्न क्यों न हो। आविष्कारक उस हस्तांतरण की गई संस्कृति का उपयोग करता है और सीमाबद्ध इस कारण यह कहा जा सकता है कि आविष्कार अधिवैयक्तिक सुपर इंडिविजुअल है। अब अगर हम बात करते हैं सुपर ऑर्गेनिक की, ये बात हम कर रहे थे। सुपर इंडिविजुअल मीन्स नथिंग इज इन द हैंड ऑफ अ सिंगल पर्सन, इट इज अबव, व्यक्ति से परे है। सुपर ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ये अधिसावयव है। इसका मतलब ये है कि जो संस्कृति है वह मनुष्य, जो मानव जो है, जैसे कि हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने या हम ये कहें हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सुपर ऑर्गेनिक की बात करी थी और उनके अनुसार अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुपर ऑर्गेनिज्म वाली बात संस्कृति का सावयव जीवन से परे होता है। कुछ जो स्कॉलर्स है वो ये कहते हैं कि एक आत्मा होती है जो जीवित शरीर से बिल्कुल परे हो सकती है। वैसे अधिसावयव सुपर ऑर्गेनिक का अर्थ केवल इतना ही है कि जब हम संस्कृति की विवेचना करते हैं तो हम यह ध्यान में रखते हैं कि सावयव होता है पर सावयव से कुछ अधिक भी है। जैसे अगर हम फिनोमेना ऑफ नेचर, अगर प्रकृति की घटनाओं को देखें तो वो इनऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक होती है, सुपर ऑर्गेनिक होती है। प्राकृतिक की घटनाओं को विकास, इवोल्यूशन के बारे में सबसे निम्नतम स्तर जो है इनऑर्गेनिक का होता है, जिससे अंतर्गत धरती संबंधी एसिडिक कॉस्मिक चीज़ें आती है। जीवन के उद्भव से जो है, जो उद्भव जो होते हैं जीवन के, लाइफ के नवीन चीज़ों का योग होता है जो हम इनऑर्गेनिक होती हैं। और ऐसे ही जो हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं और फिर हम सुपर ऑर्गेनिक की, मतलब ये मनुष्य से परे है। बनाता नो डाउट मनुष्य है, बट जो कुछ भी होता है वो समूह के हाथ में होता है, व्यक्तियों के हाथ में होता है। एक सिंगल, या हम ये कहें केवल एक मनुष्य के हाथ में ये नहीं होता है। विल कंटिन्यू टुमारो अबाउट द कंपोनेंट ऑफ कल्चर। संस्कृति के अंग क्या होते हैं उसके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।